नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। मेरठ के पास एक जगह है जिसका नाम है मवाना खुर्द। बेसिकली ये मेरठ का ही आउटस्कर्ट्स है, ग्रामीण इलाका है। और इस मवाना खुर्द में 21 फरवरी को, इसी साल की बात कर रहा हूं, पिछले महीने की 21 फरवरी को एक लड़की की लाश मिलती है। लाश की हालत ऐसी है जिसे देखकर उस लड़की की पहचान पता कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लड़की का चेहरा तेज़ाब जैसी किसी चीज़ से जला दिया गया है और शरीर के कई दूसरे अंगों पर भी तेज़ाब डाला गया है। सस्पेक्टेड बात यह है कि जिन दूसरे अंगों को जलाया गया है वहाँ पर लड़की के शरीर में शायद कोई टैटू बना हुआ था। यानी कातिल जो भी था या जो भी थे वो डेलिबरेटली उस लड़की की पहचान मिटाने की कोशिश कर रहे थे और इतने शातिर थे कि सिर्फ चेहरा ही नहीं जलाया बल्कि उन यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को भी उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया, जिससे उस लड़की की पहचान पता हो पाती। तो लोगों ने जब पहली बार इस डेड बॉडी को देखा और बदबू की वजह से लोगों का ध्यान इस तरफ गया, तो लोगों ने इसके बारे में लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। लोकल पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने लाश का सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना किया और मुआयना करने के बाद पुलिस ने बॉडी को रिकवर कर लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसी के साथ पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की और तफ्तीश के क्रम में, तफ्तीश के सिलसिले में तकरीबन 500 से ज़्यादा अलग अलग सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को पुलिस ने एग्जामिन किया। आप समझ सकते हैं कितना अपहिल टास्क रहा होगा, कितना मुश्किलों भरा काम रहा होगा, लेकिन पुलिस ने ये काम किया। ये काम इसलिए भी ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि एग्जैक्टली जिस जगह पर वो बॉडी पड़ी हुई थी उस जगह पर फोकस्ड कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मवाना खुर्द का इलाका है और सुनसान बियाबान खेतों के आसपास वाली ज़मीन है, तो यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल ही क्लोज विसिनिटी में, यानी बिल्कुल नज़दीक में ही कोई लगा हुआ हो, इस बात की उम्मीद या गुंजाइश कम थी। ऐसे में पुलिस जो है, जो पुलिस का आप कह लें सिक्स्थ सेंस है या फिर जो पुलिस की समझ है, उसके हिसाब से पुलिस को ये पता लगाना था कि आखिर ये लड़की यहाँ कैसे पहुँची होगी, कैसे उसकी हत्या हुई होगी। क्या कत्ल करके कोई 4 व्हीलर में उसकी लाश यहाँ पर फेंक गया या लड़की ज़िंदा यहाँ तक पहुँची, 2 व्हीलर में कोई लेकर आया। इन सारी चीज़ों के बारे में पुलिस को अंदाज़ा लगाना था और इसी अंदाजे के आधार पर सीसीटीवी फुटेज देखकर उनका मिलान भी करना था। पुलिस ने ये एक्टिविटी की, इस एक्सरसाइज को पुलिस ने कैरी किया और उसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस को एक सस्पेक्टेड हुंडई क्रेटा कार नज़र आई जो 21 फरवरी से 2-3 दिन पहले उस इलाके में उसकी मूवमेंट थी, देखी गई थी। जब आसपास के लोगों से इस क्रेटा कार के बारे में पूछताछ की गई तो आसपास के लोग इसके बारे में कुछ बता नहीं पाए, मतलब वो पहचान नहीं पाए कि ये कार किसकी है। ऐसे में पुलिस को ये बात समझ में आ गई कि एग्जैक्टली मवाना खुर्द से इस लाश का या फिर इस लड़की के कत्ल का कोई लेना देना नहीं है। अब पुलिस ने इस क्रेटा कार की जो सीसीटीवी फुटेज अलग अलग कैमरों में कैद हुई थी उसको पुलिस ने ट्रैक करना शुरू किया। इसी वजह से पुलिस को बहुत सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखनी पड़ी और आखिरकार पुलिस ने इस क्रेटा कार के सहारे 4 नौजवानों की, 4 लोगों की पहचान की। इन चारों के नाम मैं आपको बताता हूँ। नाम हैं राहुल, मोनू, चंचल और विवेक। इन चारों में एक शख्स ऐसा है जो एक होटल का मालिक है और इसका होटल मेरठ शहर में ही मौजूद है। इन लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ की शक के आधार पर और उस डेड बॉडी के बारे में पुलिस ने इनको ग्रिल किया तो ये लोग टूट गए और इन्होंने माना कि हाँ, जिस लड़की की लाश पुलिस ने बरामद की है उस लड़की का कत्ल उन्होंने ही किया है। उन्होंने ये बताया कि ये लड़की उनके होटल में अक्सर आया करती थी और कई कई दिनों तक रुकती भी थी, फिर वो वापस चली जाती थी। लेकिन होटल का जो मालिक है उसके साथ इस लड़की का कुछ विवाद चला रहा था और वो विवाद रुपए पैसों का था। ये लड़की हाल के दिनों में जो होटल संचालक है वो और उसके अलावा उसके जो साथी हैं जो गलत धंधों में लिप्त हैं, उन लोगों को ये लड़की डराने धमकाने लगी थी ये कहकर कि वो रेप के मुकदमे में इनको फंसा देगी और इन्हें जेल हो जाएगी। तो होटल का मालिक और उसके जो बाकी साथी थे वो काफ़ी घबरा गए थे और उन्हें लग रहा था कि अगर रेप के मामला में फंस गए तो फिर बचने की गुंजाइश नहीं है। तो इन लोगों ने ये प्लान किया कि इससे बचने का बेहतरीन या सही तरीका ये है
कि हम लड़की की ही हत्या कर देते हैं। ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा और बहुत ही गलत फैसला था, लेकिन इन्होंने वो फैसला किया। होटल के कमरे में होटल के कंबल से ही सांस रोककर इन 4 लोगों ने उस लड़की की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के इरादे से उसे क्रेटा कार में रखा और रखकर मवाना खुर्द के सुनसान जगह पर जाकर फेंक दिया। उन्होंने ये सोचा कि लड़की की पहचान अगर पता नहीं चलेगी तो कभी ये राज नहीं खुलेगा, और इसी पहचान को छुपाने के लिए होटल में ही क्लीनिंग के काम में आने वाला जो एसिड होता है, तेज़ाब होता है, उसका इस्तेमाल इन कातिलों ने किया और वो तेज़ाब से इस लड़की का चेहरा पूरी तरह से जला दिया और लड़की की बाह पर और कमर के निचले हिस्से में टैटू बने हुए थे, उन जगहों पर भी इन्होंने डेलिबरेटली तेज़ाब डाला था और उन हिस्सों को भी जला दिया था। ये भी चीज़ उस डेड बॉडी को देखने से पुलिस आसानी से समझ पा रही थी और ये चीज़ एविडेंट थी। अब पुलिस ने पूछा कि भाई लड़की कौन है और तुम्हारे होटल में कैसे आती थी, तो इन लोगों ने उस लड़की के बारे में पुलिस को पूरी जानकारी दी और पुलिस को उस लड़की का आधार कार्ड भी हाथ लग गया। इस आधार कार्ड में लड़की का पता कोटला मुबारकपुर दिल्ली का लिखा हुआ था और नाम था अर्चिता अरोड़ा। यानी देखा जाए तो मेरठ पुलिस ने इस मामले को सक्सेसफुली क्रैक कर लिया। एक ब्लाइंड मर्डर का मामला जिसमें लड़की की पहचान पुलिस ने पता कर ली, कातिल गिरफ्तार कर लिए, कातिलों ने क्यों हत्या की पुलिस ने यह भी पता कर लिया और इसके बाद पुलिस ने ढोल धमाके के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद पुलिस ने पूरी कहानी बताई और पूरी कहानी बताने के बाद ये कहा कि अर्चिता अरोड़ा जो दिल्ली की रहने वाली है, उसके कत्ल के आरोप में हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सारी बातें जो है अखबारों में छपी, टीवी के पर्दे पर भी पहुंची, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अर्चिता अरोड़ा के जो परिवार वाले थे, यानी दिल्ली में उसके जो रहने वाले थे घर वाले, उन्होंने पुलिस से कोई कांटेक्ट नहीं किया और न ही पुलिस ने उनसे कांटेक्ट करने की कोई जहमत उठाई। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केस सॉल्व कर दिया, लेकिन जिस लड़की की मौत हुई उसके वारिसों तक पुलिस ने पहुंचने की कोई तकलीफ नहीं की। इसका नतीजा ये हुआ कि अर्चिता अरोड़ा बताकर पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी तो ख़त्म कर ली, लेकिन जब कुछ जागरूक पत्रकारों ने पुलिस से ये पूछा कि अर्चिता के घर वाले कहाँ हैं, क्या आपने उस लड़की की डेड बॉडी उसके घर वालों के हवाले कर दी है, तो पुलिस और ख़ासकर मेरठ की जो ग्रामीण पुलिस है उसने गोलमोल जवाब देना शुरू कर दिया। अब पत्रकारों को ये शक होने लगा कि इस मामले में कोई ना कोई कुछ ना कुछ मामला ऐसा है जो दाल में काला है। दैनिक भास्कर ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और हमारे संवाददाता उस्मान चौधरी ने भी इस सिलसिले में हमें इनपुट दिया है। ये पता चला कि इस लड़की की पहचान जो है वो पुलिस ने गलत बताई और ये कोई एक्सीडेंटल बात नहीं थी, कोई मिस्टेक नहीं था, कोई गलती नहीं था, बल्कि जानबूझकर किया गया एक ऐसा कृत्य था जिसे कानून की नज़र में कतई सही नहीं कहा जा सकता। इस लड़की का नाम बेशक अर्चिता अरोड़ा आधार कार्ड में दर्ज था, लेकिन लड़की न तो भारत की रहने वाली थी और न ही वो अर्चिता अरोड़ा थी। यानी जो आधार कार्ड बना था वो गलत तरीके से बना था, आधार कार्ड ही फेक था जिसे डिलिबरेटली इस लड़की को एक इंडियन पहचान देने के इरादे से बनवाया गया था। पुलिस के पास ये आधार कार्ड था। दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट इस सिलसिले में प्रकाशित की है उसमें दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने ये बताया है, सुनील मौर्य ने, कि इस मामले में उन्होंने पुलिस से उस लड़की का, अर्चिता अरोड़ा का आधार कार्ड मांगा था ताकि वो देखकर ये पता लगा सकें कि ये वाकई अर्चिता अरोड़ा ही है या नहीं, लेकिन पुलिस ने आधार कार्ड देने से या उसे शेयर करने से मना कर दिया। लेकिन पत्रकारों ने उस आधार कार्ड को दूसरे सोर्सेज से हासिल किया और जब उस आधार कार्ड की तस्वीर देखी तो पहली ही नज़र में, एट फर्स्ट ग्लांस, उस तस्वीर को देखकर ये क्लियर हो गया कि वो कोई इंडियन लड़की नहीं है बल्कि एक फॉरेन नेशनल है जिसकी तस्वीर कुछ और है और आइडेंटिटी आधार कार्ड में कुछ और लिखी हुई है। यानी यहाँ बहुत बड़े लेवल का एक घोटाला था जिसमें एक फॉरेन नेशनल, एक विदेशी नागरिक भारत में रह रही थी और गलत पहचान से रह रही थी, उसने फेक आधार कार्ड बनवा रखा था। लेकिन ऐसा वो क्यों कर रही थी और वो लड़की बेसिकली थी कौन? अब पत्रकार इसका सच जानना चाहते थे, क्योंकि पुलिस तो सच जानना नहीं चाहती थी, तो पत्रकारों ने तय किया कि वो इसका सच पता लगाएंगे और उन्होंने अपने तौर पर इस आधार कार्ड के ज़रिए ये पता करने की कोशिश की कि आखिर ये लड़की है कौन।
इस क्रम में एक महिला से पत्रकारों की बातचीत हुई, जो महिला इन दिनों गुरुग्राम में रहती है और एक हॉस्पिटल में काम करती है जिसका नाम है अजीज़ा। ये अजीज़ा जो है ये उज्बेकिस्तान की रहने वाली महिला है। इस अजीज़ा से जब पत्रकारों ने ये बताया कि मेरठ में एक लड़की की जो बॉडी मिली है जिसका नाम अर्चिता अरोड़ा बताया गया है, क्या वो वाकई अर्चिता अरोड़ा है या आप लोगों को उसके बारे में कोई खबर है, तो अजीज़ा ने ये कहा कि नहीं, वो अर्चिता अरोड़ा नहीं है। आधार कार्ड में चाहे जो भी लिखा हुआ हो, उस लड़की की असली पहचान है, उसका नाम है मोहब्बत और वो लड़की रहने वाली है तुर्कमेनिस्तान की। अब सवाल ये है कि अगर अजीज़ा को ये पता है तो क्या मेरठ पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है? ऑब्वियसली जब मेरठ पुलिस ने इस केस का खुलासा कर लिया है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, उस लड़की का आधार कार्ड जब्त कर लिया है, बरामद कर लिया है, तो मेरठ पुलिस को भी इस बात की अच्छी तरह खबर है कि फेक आई कार्ड से भारत में रहने वाली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुर्कमेनिस्तान की मोहब्बत है। इतना ही नहीं, पुलिस के पास, चूंकि वो एक प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, तो उसके पास बहुत सारे पावर्स भी होते हैं। पत्रकार जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो तो अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं। पत्रकार किसी पर कानून का शिकंजा नहीं कर सकते, उसे डरा नहीं सकते। लेकिन पुलिस के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। पुलिस के पास इन्हीं रिसोर्सेज के क्रम में पुलिस के पास उस लड़की का सीडीआर भी था। उस सीडीआर में मोहब्बत ने आखिरी दफ़ा जिससे बात की थी उसका नंबर पुलिस ने निकलवाया था और उस लड़की का नाम है एलिना। एलिना इन दिनों चंडीगढ़ में रहती है और पुलिस ने एलिना से भी बात की थी और इस लड़की के बारे में पूछताछ की थी और तब एलिना ने मोहब्बत की असली पहचान, उस लड़की की असली पहचान पुलिस को बताई थी। लेकिन इतना होने के बावजूद मेरठ पुलिस ने इन सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया और 26 फरवरी को जब मेरठ पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उस लड़की की पहचान जानबूझकर अर्चिता अरोड़ा बताई, जबकि अर्चिता अरोड़ा नाम की वो लड़की है ही नहीं, वो तुर्कमेनिस्तान की रहने वाली मोहब्बत थी। यहाँ तक कि पुलिस ने इससे पहले ही उसके शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। पुलिस ने उससे रिलेटेड कोई विसरा या डीएनए सैंपल प्रिजर्व करके रखा है या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन अगर सपोज पुलिस ने नहीं रखा है तो कल को ये बात साबित ही नहीं हो पाएगी कि वो लड़की तुर्कमेनिस्तान की रहने वाली मोहब्बत है। इस बीच दैनिक भास्कर ने बातचीत की तुर्कमेनिस्तान में रहने वाली मोहब्बत की माता जी से और उनसे पूछा कि आपकी बेटी की जो लाश मिली है उस पर आपका क्या कहना है, क्या वाकई वो आपकी बेटी ही है? जो डेड बॉडी आपने भी उसकी तस्वीर देखी होगी फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, या फिर वो कोई अर्चिता नाम की लड़की है जैसा कि पुलिस बता रही है। तुर्कमेनिस्तान में बैठी उस महिला ने ये कहा कि मेरी बेटी ने जो टॉप पहन रखा है, मेरी बेटी का चेहरा तो कातिलों ने जला दिया, लेकिन जो डील डॉल है, जो बॉडी पे जहाँ जहाँ उसके टैटू है, वो सारी चीज़ें देखकर ये क्लियरली पता चल रहा है कि वो मेरी बेटी मोहब्बत ही है जिसकी हत्या की गई है। लेकिन कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुरंत अभी तुर्कमेनिस्तान से भारत आऊँ और अपनी बेटी के कातिलों के बारे में जानकारी जुटाऊँ और अपनी बेटी की अस्थियाँ या उसके जो मोर्टल रिमेन्स हैं वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर पाऊँ। उनका ये कहना है कि अगर पुलिस के पास कोई सैंपल हो तो पुलिस मेरा ब्लड सैंपल या मुझसे कोई और बायोलॉजिकल सैंपल लेकर इस मामले में डीएनए जांच कर सकती है, जिससे ये पता चल जाएगा कि वो मेरी बेटी मोहब्बत है या दिल्ली की रहने वाली अर्चिता अरोड़ा नाम की कोई और लड़की है। इस मामले में सवाल ये उठता है कि आखिर मेरठ पुलिस ने जानबूझकर एक लड़की जो मर गई थी उसकी पहचान को छिपाया क्यों? अगर कोई आदमी इस तरह की हरकत करे तो उस पर इम्पर्सोनेशन का केस दर्ज होता है, जो कि एक संज्ञेय अपराध है और उसे सज़ा मिलती है। लेकिन यहाँ पुलिस ने तकरीबन वही काम किया है और इम्पर्सोनेशन जो है पुलिस ने कोई अपनी पहचान के साथ नहीं बल्कि एक मकतूल मरी हुई लड़की के साथ पुलिस ने किया है। लेकिन ऐसा पुलिस ने क्यों किया? तो इसके पीछे जो बात समझ में आती है उससे ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ अफसरों की ऐसी इच्छा थी कि इस मामले में जो मुकदमा है उसे हल्का रखा जाए। हल्का क्यों रखा जाए? क्योंकि अगर भारत की कोई लड़की, उसका कत्ल भारत में ही हुआ और उसका कोई घरवाला या फैमिली मेम्बर नहीं मिला तो वो एक अज्ञात लड़की के तौर पर उसकी पहचान
रह जाएगी। बेशक उसका आधार कार्ड मिल गया हो, पता मिल गया हो, लेकिन जब पुलिस कहेगी कि हमने जांच किया दिल्ली में, कोटला मुबारकपुर में जाकर उसके माता पिता को ढूंढने की कोशिश की, माता पिता मिले नहीं, तो नहीं मिले तो अब हम कुछ कर नहीं सकते। इस मामले में पुलिस अपनी तरफ से चार्जशीट दाखिल कर देगी और जाहिर है वो केस एक कमज़ोर केस बनकर रह जाएगा। लेकिन सोचिए कि अगर आपको ये पता चले कि एक विदेशी लड़की की हत्या हो गई, जिसे बहुत ब्रूटल तरीके से न सिर्फ मारा गया बल्कि उसके बॉडी को खुर्द-बुर्द कर दिया गया, म्यूटिलेटेड किया गया ताकि उसकी पहचान साफ ना हो, तो वो एक गंभीर अपराध होगा। और उस मामले में उज्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान की जो लड़की थी, उसके दूतावास के अधिकारियों को भी उसकी जानकारी देनी होगी, उसके घर वालों तक इस केस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और इस केस की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जो भी इस मामले में पकड़े गए हैं सस्पेक्टेड कातिल राहुल, मोनू, चंचल और विवेक, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और हो सकता है कि उन्हें कड़ी सज़ा हो। तो इसके पीछे जो जानकार हैं, मेरे हिसाब से जो जानकारों का कहना है, उनका ये कहना है कि एक तो केस को हल्का रखना और शायद इतना पेन न लेना कि यार कौन पता करे, तुर्कमेनिस्तान की लड़की, छोड़ो जाओ हटाओ, मर गई। कुछ इस तरह की विचारधारा शायद रही होगी, जिसकी वजह से मेरठ पुलिस ने इस मामले की पहचान को लेकर जो है बहुत सारी बातें और सच्चाई छिपाने की कोशिश की। इसी के साथ एक सच ये भी छिप गया कि बहुत सारे विदेशी लड़कियां भारत में रह रही हैं जो कभी नौकरी या किसी कामकाज की तलाश में यहाँ पर आई थी, ऐसा बताती हैं, वो क्लेम करती हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद वो जिस्म फरोशी के दलदल में या तो खुद ही उतर जाती हैं या फिर उन्हें धकेल दिया जाता है। और उसके बाद ये लड़कियाँ यहाँ अपना एक इकोसिस्टम डेवलप करती है और उस इकोसिस्टम के तहत वो अपना आधार कार्ड भी बना लेती है फेक नेम से। ये कोई इकलौता मामला नहीं है। इस तरह के केसेस अगर इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से किए जाए तो और भी सामने आएंगे, जिसमें विदेशी नागरिकों के या लोगों के फेक आधार कार्ड बने हुए होंगे। न जाने कितने विदेशी घुसपैठिए जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, उन्होंने भी अपने कार्ड बनवा लिए हैं। और भी अलग अलग मुल्कों के लोग यहाँ पर आकर भारत में रह रहे हैं। और ये जो मामला है, इसमें न सिर्फ फेक आई कार्ड बनाने की बात है, बल्कि ये भी पता चलता है कि किस तरह से होटलों में जिस्म फरोशी का कारोबार हो रहा है और उस तरह के गलत धंधों में कितने लड़कियों को धकेल दिया गया है। और उन चीज़ों में बहुत सारे होटल संचालक शामिल हैं और सब कुछ जानते हुए शामिल हैं। एक और बहुत क्रूशियल एविडेंस है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसकी पुलिस ने अनदेखी की। पुलिस ने जब इन लोगों को गिरफ्तार किया, 4 लोगों को, तो इनके मोबाइल फ़ोन भी पुलिस ने खंगाले। और उन मोबाइल फ़ोन में एक लड़का है राहुल, जो किसी और से चैट कर रहा था। और चैट में वो कहीं भी अर्चिता अरोड़ा का जिक्र नहीं कर रहा था, बल्कि ये बता रहा था कि होटल में मोहब्बत आ गई है, अगर आपको मिलने आना है तो चले आओ। कहने का मतलब ये कि मोहब्बत से वो किसी को मिलाने वाला था, कोई जानकार, कोई मिलने वाला, कोई दोस्त। और वो जानता था कि ये लड़की जो है तुर्कमेनिस्तान की रहने वाली मोहब्बत है, अर्चिता अरोड़ा नहीं है। लेकिन अर्चिता अरोड़ा नहीं है, ये बात पुलिस को भी जाहिर है पता चल गई होगी। पुलिस इतनी भोली तो नहीं है, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर वो पहचान छिपाई। तो आखिर क्यों छिपाई पहचान, उसको लेकर जो मेरा या मान लीजिए दूसरे जो जानकार हैं उनका जो अनुमान है वो तो मैंने आपको बताया। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मामले पर, आप ज़रूर बताइएगा। इस मामले को पुलिस ने सुलझाया तो ज़रूर, लेकिन आधे अधूरे और गलत तरीके से, और वो भी जानबूझकर गलत तरीके से। मेरठ पुलिस की भूमिका इस मामले में सवालों के घेरे में है। इस मामले में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जो मेरी पिछली पेशकश थी वो ईरान और अमेरिका के दरमियान चल रही जंग को लेकर थी और उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था। लेकिन आज जो खबर या आज जो क्राइम स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई है वो एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है जिसका संबंध हमारे देश से या भारत से है। तो आज वाली स्टोरी पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ लोगों के सवाल अगर होंगे तो उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा और कमेंट्स भी हमेशा की तरह आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। और ये जो 2 वे कम्युनिकेशन है हम लोगों का यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।